सबसे पहले तो हम ये मूडीज़ वगैरह की तरफ तो हम आते हैं, लेकिन फिल वक्त हमने जो इंटरनल इक़दाम, और मुझे याद है कि आपके साथ कोई प्रोग्राम्स करते हुए भी 6, 7, 8 साल का अरसा हुआ है और हमेशा आप जैसे एक्सपर्ट्स ने यही बात की है कि हाउस इन ऑर्डर करें, अपनी चीज़ें बेहतर करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज तक मुझे नहीं लगता कि हमने हाउस इन ऑर्डर करने के लिए ना तो हमने जो हमारा सर्कुलर डेट है उससे निकलने के लिए कोई जो बिजली की चोरी है पकड़ने के लिए कोई इकदाम किए हों, ना हमने अपनी डेट रीस्केजुलिंग के ऊपर कोई इकदाम किए हैं, ना इदारों में राइट लोग लगाए हैं जो कि अच्छे फैसले करें। तो फिर कैसे हाउस इन ऑर्डर होगा? इसमें तो कहते हैं ना कि ये डार्क टनल है और आगे कुछ भी नहीं नजर आ रहा हमें। योर टेक ऑन दिस। देखिए इमरान साहब, पहली बात तो ये कि ये इस दफा जो आप टीम की बात कर रहे हैं, इस मरतबा एक खास बात ये है कि जो हेड ऑफ जो टीम होंगे यानी फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्योंकि पार्टी कारकुन नहीं है या कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, तो इस वक्त इनको चाहिए था कि इस टाइम टीम और जरूरी हो जाती है कि इस हुकूमत में अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, तो कि पॉलिटिकल शख्सियत का एक मैं इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट कहता हूँ कि वो आवाम के आगे जवाबदेह होता है जी। तो उस वजह से वो फिर कुछ इस तरह के इक़दाम उन्हें लेने पड़ते हैं कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि आवाम पे उसकी इज्जत पड़ रही हो। और अभी आपने जिस चीज की तरफ मूडी की तरफ इशारा किया कि सोशली एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तकरीबन 4 महीने पहले IMF ने तकरीबन यही बात की थी कि अगरचे इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और इस तरह के दूसरे इक़दाम की वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है। IMF का सोशल नहीं बल्कि ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चांसेस हैं। और इस पे जो खास बात है जो नजर आएगी कि ये इस दफा का जो इन्फ्लेशन है, जिसको लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक की अनाउंसमेंट में कहा था कि इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस हैं, IMF भी यही प्रेडिक्ट कर रहा था, उसके बावजूद जो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह है, जो रीजन है, वो एक ट्रेडिशनल रीजन नहीं है बल्कि वो सेल्फ क्रिएटेड इन्फ्लेशन है। मैं इसके सेल्फ क्रिएटेड का लफ्ज यूज कर रहा हूँ कि आप देखें 10 रुपए का इजाफा पेट्रोलियम प्राइसेस पे और उसके बाद वो इजाफा रुकता नहीं, क्योंकि फिर वो ट्रांसफॉर्म होना होता है। उसी की वजह से फिर एनर्जी प्राइस आगे चंद रोज में एनर्जी प्राइस को रिवाइज करना पड़ता है। उसी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर वो एक इन्फ्लेशन का एक इनर्शिया शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट होते ही रहता है। और ये जाहिर है कि ये प्राइस हमने खुद बढ़ाई, GST हमने खुद बढ़ाई, पेट्रोलियम पर जो लीवीज है, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो हम खुद बढ़ा रहे हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है ये सेल्फ क्रिएटेड है, ये वो इन्फ्लेशन नहीं है जब हम कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई हैं इसलिए डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ गई हैं। इसके बजाय ना तो इंटरनेशनल प्राइसेस है ना अब वो डिवैल्यूएशन वाली बात है, ये टोटली सेल्फ क्रिएटेड इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से मूडीज अपनी रैंकिंग में कह रहा है कि सोशली प्रॉब्लम हो सकती है, IMF कह रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। अच्छा, ये सारे रीजन हैं। ये तो टीम तो इस वक्त ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी यही कहा जा रहा है कि अब जो नया कर्ज प्रोग्राम है उसके तहत जो GDP में टैक्सेस का हिस्सा है वो 3% तक मजीद बढ़ाया जाएगा। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि सेल्फ क्रिएटेड जो है यहाँ पर इस वक्त चल रही है, ये जो महंगाई है और ये सारी इन्फ्लेशन है, जो सूरत हाल है, तो मजीद वर्स हो जाएगी फिर आगे चल के? यकीनन 3% बहुत बड़ा फिगर है। ये अगर आप 1-2 साल के अंदर 3% बढ़ाते हैं, ये परसेंटेज में नहीं, इसको अगर देखिए इसका जो इफेक्ट पड़ेगा, और खास तौर पे उस वक्त जब इफेक्ट पड़ना हो कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं वही उन्हीं को वो टैक्सेस पे कर रहे हो। आप देखिए ना, इस दफा जो टैक्स स्टेप लिए जा रहे हैं, आप उनको सबको एनालाइज करें तो जो उसकी बॉटम लाइन है कि वो जो टैक्सेस का बर्डन है वो मिडिल क्लासेस पर ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो रिटेलर के जरिए हो, चाहे वो सैलरीड पर्सन के जरिए हो। जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो मिडिल क्लासर पर आ रहा है, और मिडिल क्लासर का साइज किसी भी इकोनॉमी में, एक थ्योरी है जनरल इकोनॉमिक्स की, किसी भी इकोनॉमी में मिडिल क्लासर्स के साइज कम होने का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि जो आपकी कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड होती है वो क्रिएट हो रही होती है मिडिल क्लासर्स की इनकम से, वो उसकी डिमांड क्रिएट कर रहे होते हैं। और अगर उनकी डिमांड कम होगी तो उनकी प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। तो इसमें डॉक्टर साहब फिर कोई मॉडल हमारे पास मौजूद है जहाँ, जैसे एक वक्त था कि चीन के अंदर गुर्बत की तादाद बहुत ज़्यादा थी, कि मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज है ये पढ़ना कि अगला जो फिस्कल ईयर है उसमें चीन 4.5 और इंडिया 6.5 से ग्रो कर रहा होगा। आई मीन
इट्स बेटर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर आपकी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है और आप 6.5 से ग्रो कर रहे हैं इनटू 2024 पोस्ट कोविड, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसी मिसाल, कोई ऐसा मॉडल दुनिया में इकोनॉमिकली मौजूद है कि अगर मिडिल क्लासर्स, जैसा कि आपने टर्म यूज़ की, कम हो रहे हैं, तो फिर कैसे, क्या पॉलिसी होगी जो कि उनको इम्पैक्ट करे, उनको बेहतरी की तरफ लेके आए? एक्सेप्ट डूइंग दैट, हम तो उनके ऊपर और टैक्स बढ़ाया है और उसके अलावा हमें कोई जरिया क्रिएट ही नहीं किया कि हम अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाएं, उन्हीं से हमने पैसे ना छोड़ने हैं, उन्हीं को चूसना है मजीद। तो डू वी हैव सम मॉडल जिस पे हम अमल करें? नहीं, बिल्कुल रिवर्स पॉलिसी से दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं, जो खासतौर पर फ्री इकोनॉमी, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, यूके एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ 70% जो है वो सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, के लार्जेस्ट साइज ऑफ द मिडिल क्लासेस है, जो डिमांड क्रिएट करता है और इकोनॉमी जो है फिर ऑटो पे आ जाती है, ग्रो करती रहती है। अभी जिस चीज की तरफ देखिए आपने थोड़ा सा इंडिकेट किया था, जो मुझे ज्यादा इसमें डेंजरस नजर आ रही है चीज, वो ये कि ये लोग टेक्निकल टर्म में लिखते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म करके अगर पब्लिक को बताना चाहें कि मूडीज की जब आप रैंकिंग की आप बात कर रहे हैं, तो मूडीज की ये कह देना कि जी AAA पर आ गए, AAA प्लस पर, तो वो एक मतलब है कॉमन मैन समझता है कि ठीक है जी IMF की आ गई है, इमदाद का एक एग्रीमेंट हो चुका है, स्टाफ लेवल पे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बढ़ रहा है। मूडी ने जो AAA कहा है, वो देखिए बेसिकली 9 क्लासेस होती हैं, जो मूडी 9 ब्रॉड क्लासेस होती हैं, उसमें AAA वाली जो है वो 7वें नंबर पर आती है। इन 9 में से जो पहली 3 क्लासेस होती है ना, ऊपर 3 होती हैं टॉप पे, वो इन्वेस्टर्स कैटेगरी कहलाती है। इसका मतलब है उस कंट्री को लोन दिया जा सकता है, उसके सॉवरन बॉन्ड को खरीदा जा सकता है। वो 3 क्लासेस होती हैं, हम उसमें 7वें नंबर पर हैं। और देखिए 7वें से नीचे 8वें पे जाने का मतलब होता है नियर टू डिफॉल्ट। ओके, 8वां नियर टू डिफॉल्ट होता है। अच्छा। तो हम 7वें नंबर पर हैं, जो कहलाता है स्पेकुलेटिव क्लास का नीचे वाला दर्जा, ऑन द एज नहीं है, स्पेकुलेटिव क्लास में है। तो ये हमें मतलब है चीजें जो आपने 2 साल का बताया है कि 21 बिलियन नेक्स्ट ईयर और उसके बाद 23 बिलियन उसके बाद आने वाले साल में है, जबकि वो आपके फॉरेक्स के रिजर्व जो है वो 9.5 के करीब हैं। तो उस सूरत हाल में हमें ये स्टेप जरूर और बहुत अर्जेंट बेसिस पर लेने चाहिए। एक उम्मीद हो रही थी कि SIFC के जरिए चांसेस थे कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाएंगे, लेकिन आप देखिए कंडीशनलिटीज में वो भी शामिल है कि SIFC की जो इन्वेस्टमेंट आएगी उस पर कोई स्पेशल आप इंसेंटिव नहीं देंगे। अच्छा, उन पे कोई टैक्स आप छूट नहीं देंगे उन पर। तो वहाँ उसको भी अभी मटेरियलाइज होने में उस पर भी इफ एंड देन आ गए हैं कि वो किस तरह मटेरियलाइज होगा। तो इस वजह से ये कि स्टेप लेने, अर्जेंट स्टेप लेने बहुत जरूरी है। और आपको याद है कि एक दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी स्टेटमेंट थी कि आखिरी चांस है, अब इसको स्टेप हमें ले लेने चाहिए। ठीक है, स्टेप्स जो हैं वो भी लेने की ज़रूरत है, फिलफॉर लेने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप बिजली की बात करें, जिसके नर्ख जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, फ़ी यूनिट जो बुनियादी टैरिफ है उसमें 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गई है कीमत, और जो वज़ीर तवानाई हैं वो इसको अगर रिलेट किया जा रहा था IMF माहिदे के साथ कीमत के बढ़ने को, इसकी उन्होंने नफ़ी की है। तो यानी फिर हमारे पास अपना ही कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि हम जो भी चीज़ होती है उसका मलबा IMF पर डाल देते हैं। आवाम को तो बज़ाहिर यही लगता है कि IMF के माहिदे की वजह से जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। देखिए, इनडायरेक्ट वे में IMF माहिदे से इसका ताल्लुक हो जाता है, डायरेक्टली कोई एनर्जी की प्राइस का कोई क्लॉज शामिल नहीं है। अच्छा। लेकिन देखिए पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो डिटरमाइन करती है एनर्जी प्राइस को, इलेक्ट्रिसिटी की, वो नेपरा है। और नेपरा देखिए कि कॉस्ट क्या पड़ रही है और क्या रेट होना चाहिए, वो उसका एक मैकेनिज्म है। कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी एनर्जी की जब ऑयल प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आपका कोई 1/3 जो पोर्शन होता है वो बेस करता है, वो थर्मल पर बेस करता है जिसमें ऑयल यूज होता है। तो उसमें अगर ऑयल प्राइस बढ़ती है तो एनर्जी की प्राइस को फिर नेपरा को खुद रेगुलेट कर, क्योंकि वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, फिर एनर्जी की प्राइसेस को बढ़ाना होता है। तो IMF अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस का जिक्र नहीं करता और सिर्फ वो जिक्र मेंशन करता है ऑयल प्राइसेस पर, और ऑयल प्राइसेस तो अभी 2 किस्तों में बढ़ाई गई हैं लीवीज, अभी 5 किस्तों में और बढ़ानी है ना। उसमें कहा गया था कि उसको 70, 50 और 70 के दरमियान नेगोशिएट हुआ था, तो वो तो और बढ़नी है। और जैसे ऑयल प्राइस बढ़ेगी तो इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे और एनर्जी प्राइसेस पर आता है। एनर्जी प्राइसेस का इसलिए पता लग जाता है पब्लिकली, ट्रांसपोर्ट पे भी शोर मचता है, लेकिन एनर्जी का इसलिए एनर्जी की प्राइस पे नेपरा डिटरमाइन करके बता देता है कि एनर्जी की प्राइस
बढ़ा दे। और वो हर कुछ अर्से के बाद डिस्कोज हैं वो एक फार्मूला ले जाते हैं और उसके बाद वो डिटर्मिन हो जाती है। बेसिकली हुकूमत और जो प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं वो इसमें मेन किरदार अदा करम पे छोड़ दिया गया ना, ऐसा सिस्टम बना है। अच्छा, आपने SIFC का जिक्र किया, तो क्या आपके ख्याल में हम जो मुकर्रा अहदाफ थे, आपने आर्मी चीफ की स्टेटमेंट का भी जिक्र किया, क्या वो अब तक SIFC से नहीं ले पा रहे? अभी रिसेंटली परसों एक खबर आई थी, गालिबन किसी UAE की कंपनी के साथ एक मुआहिदा साइन हुआ, लेकिन वो भी एक रियल एस्टेट कंपनी है। आई मीन अगर यहाँ पे बाहर की कोई कंपनी इन्वेस्ट करना भी चाहती है तो इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट करना चाहती है, जो समहाउ उस तरह से डॉक्यूमेंटेड शुबा भी हमारे यहाँ नहीं है और उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। दो के चलें, कुछ जॉब क्रिएशंस की हद तक ज़रूर हेल्प होती है। उस वक्त तक आप FDI को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बड़ा सीधा सा असूल है, जब तक आप अपने लोकल इन्वेस्टर को या इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट नहीं करते और मार्केट के अंदर कंपेटिटिवनेस नहीं लेके आते। उसमें जारी बात है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है डॉक्टर साहब, और उसमें सिवाय लेबर के चीप होने के, जो एफिशिएंट नहीं है, सिर्फ चीप है, उतनी एफिशिएंट नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा प्लस नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम कहें कि हमारा मैकेनिज्म बड़ा अच्छा है, और फिर बात चावलों पे और आमों पे आके रुक जाती है। मतलब देयर इज नो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट दैट वी कैन सेल टू द वर्ल्ड, जैसे बांग्लादेश या वियतनाम बेच रहा है। तो क्या हुकूमत के जहन में यह फार्मूला नहीं है जो हम और आप बैठकर सुबह शाम डिस्कस करते हैं? अगर है तो क्या इंप्लीमेंट करवाने वाले लोग नहीं है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? नहीं, बिल्कुल वही बात है जो आपने बिल्कुल शुरू में कहा था कि टीम से मुराद सिर्फ पॉलिसी मेकर नहीं, टीम से मुराद उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, वहां भी एक लैकिंग है, बिल्कुल बहुत वाज़ेह तौर पर लैकिंग है। और अनाउंस कर देना बड़ा अच्छा फार्मूला था SIFC का, कि जो हम एक अल्टरनेट था, मतलब हम बहुत दफा इसको डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है, जो मेन इशू बन गया है या अनएम्प्लॉयमेंट है, वो तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो रुका हुआ है। हम जब बात की चाइना की और इंडिया की मिसाल दी GDP ग्रोथ रेट की, तो वहाँ क्या फर्क क्या नजर आता है? वहाँ बहुत हैवी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, बहुत हैवी है। FDI के जरिए, उनके एक्सपोर्ट्स के जरिए, रेमिटेंस के जरिए, एक्सपेक्टेड उन कंट्रीज के जो दूसरी कंट्रीज में वो भेजते हैं, तो उनके यहाँ बहुत हैवी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। तो वो प्रॉब्लम वहाँ जनरेट नहीं होती, उनको कोई जरूरत नहीं है IMF के पास जाने की। उसको इनफ्लो के लिए अगर हम एक्सपोर्ट और FDI से नहीं कर पा रहे, तो SIFC उसका एक अल्टरनेट, एक सब्स्टिट्यूट था उसका। ठीक है। और वो सब्स्टिट्यूट जो है वो मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा, इसलिए कि दरमियान में इकोनॉमिक मैनेजर्स की लैकिंग है कि उस तरह से मटेरियलाइज किया जाए। तो वो डिसीजन मेकिंग तो इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं करनी है ना, SIFC तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए समाव रोल प्ले कर सकती है। फिर अगर ये था तो, क्योंकि हमारी पाक फौज भी इसका हिस्सा है, उनका बड़ा रोल है इसके अंदर, एंड दे हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट्स भी किए उन्होंने, तो फिर ये अमर उनके भी तो जहन में है। अब तो नाउ एंड नेवर वाली सिचुएशन है ना डॉक्टर साहब, तो फिर क्या करें? इसको मजीद इसको रिफॉर्म करें, मजीद इसकी शक्ल बेहतर करें, मजीद इसको बाइख्तियार करें, क्या करें? क्या मॉडल लेके आए फिर सामने? ये बात तैयार था और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर भी हैं। इसमें जो मसला नजर आ रहा था कि वो स्टेप लेते वक्त उनको हम कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स ने एग्रीमेंट किए, MOUs किए, लेकिन जब वो मटेरियलाइज करने का वक्त आता है, आप देखें इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट की बिडिंग से भी देखें कि उसकी नई नई डेट्स आ रही हैं, रीशेड्यूल हो रहे हैं, क्योंकि वही इन्वेस्टर जिन्होंने प्रॉमिस किए थे वो दोबारा से उसमें शामिल नहीं हो पा रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। और सिर्फ रियल एस्टेट या एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं थी, इसमें सबसे जो मेजर सेक्टर था वो माइनर था, मिनरल माइनिंग था। उस तरफ तो अभी कोई पेशरफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। अच्छा। तो ये तो इनएफिशिएंसी है डॉक्टर साहब, और क्या हो सकता है? अगर हम फॉर एग्जांपल रिकोटेक की बात कर लें, जिसके बारे में मैंने एक बड़े आपके शहर के बड़े मारूफ एक इन्वेस्टर उनको कहते सुना कि अरबों ने जब देखा, उन्होंने कहा आपका तो सतह ज़मीन पे सोना पड़ा, फिर आप इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो अगर हम इस तरह की सूरत हाल को देखें तो उसके बाद ये तो महज इनएफिशिएंसी, और इनएफिशिएंसी तो अपने आप को ठीक करने से ही हो सकती है। आई मीन इसमें कोई मुआशी अमर माने नहीं है, ये तो हम खुद करेंगे तो होगा। बिल्कुल, मतलब सही है। अब अगर मूडी रेटिंग कर रहा है तो मूडी को हम नहीं देंगे, अगर IMF के पास हम जा रहे हैं, वो कंडीशनलिटी रख रहे हैं, तो जा हम रहे हैं ना। और तो हर हुकूमत ये कह रही है कि अब आखिरी माहिदा होगा, ये पहली दफा नहीं सुना, ये तो 1993 से था कि एक ही दफा करेंगे माहिदा, तो वो फिर हम उसके पास जा रहे हैं। इनएफिशिएंसी हमारी है, पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो पॉलिसी मेकर हो, पॉलिटिशियंस के लेवल पे, या वो इकोनॉमिक मैनेजर हो, जो मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, जो इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। इस इकोनॉमी को इकोनॉमिस्ट तो रन नहीं कर रहे, वो सेक्रेटेरिएट से रन होती है, इंक्लूडिंग रिक्वेडिक, इंक्लूडिंग मिनरल रिसोर्सेज, इंक्लूडिंग FDI। वो तमाम जो है वो जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, वो इकोनॉमिक टीम नहीं है उसके लिए,
वो एक जो प्रोसेस है जिसमें रेड टेपिज्म का बहुत बड़ा रेड का किरदार है कि पॉलिसी बना दी, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो डेली बेसिस पर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम बात करें IMF के पास हम जाते हैं तो वो कंडीशंस लगाता है, जो कंडीशंस अभी IMF ने लगाई हैं नए प्रोग्राम के लिए, जिसमें अगर बात की जाए ज़रूरी आमदन पर वो टैक्स बढ़ाने वाली बात है, जो मुकर्ररा टाइम फ्रेम है उसमें आपको लगता है कि हम करंट इकोनॉमिक उस पोजीशन में हैं कि वो सारे जो कंडीशंस हैं या जो मुतालबात हैं वो हम पूरे कर पाएंगे? देखिए, बेसिकली ये टैक्स की जो कलेक्शन का सिस्टम है, मेरा ख्याल है इसको बिल्कुल आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इसमें एक आईनी तौर पर एक चीज है कि एग्रीकल्चर इनकम एक बहुत बड़ा सेक्टर है इकोनॉमी में, उसका कंट्रीब्यूशन है, उसका इनकम टैक्स की बात हो रही है, उसको एग्रीकल्चर टैक्स का तो लफ्ज़ ही गलत है, एग्रीकल्चर टैक्स से लगता है GST वगैरह की बात हो रही है, वो बात नहीं हो रही। एग्रीकल्चर की पर इनकम टैक्स की बात हो रही है, एक खास लेवल से ज्यादा जिनकी इनकम है। और उसकी मैकेनिज्म देखिए, जब केयर टेकर मिनिस्टर्स थे, जतोई साहब थे, केयर टेकर मिनिस्टर बने थे, उस वक्त उन्होंने कहा था ये हम इम्पोज कर देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सुबह ही कलेक्ट करेंगे। सुबह इसको कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? इसमें मैं नहीं समझता कि अगर कोई हर्ज है कि अगर आपके यहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खत्म हो गया, CBR नहीं, आपके यहाँ FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर वो आप फेडरल बोर्ड को के हवाले कर दें कि कलेक्शन जिस तरह वो दूसरे टैक्सेस की कर रहा है, FBR वो टैक्स कलेक्ट करे और कलेक्ट करने के बाद वो एज इट अपने जो एक चार्जेस होते हैं सर्विस के, वो उसके बाद वो पूरा का पूरा प्रोविंसेस को ट्रांसफर कर दे। आईनी तौर पे प्रोविंस को अगर देना है, प्रोविंसेस को ट्रांसफर कर दे कलेक्ट करके। सिर्फ कलेक्शन की बात है ना, कलेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन ये स्टैम्प कर देगा ना फिर सूबों की इनएफिशिएंसी को और इनकॉम्पिटेंस को, जो सभी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स आके बात करते हैं, जब अपना NFC के अंदर हिस्सा लेना होता है तो हर सूबा आके वो तो जलसे कर देते हैं कि जी हमारा हिस्सा हमें दो, चाहे KP हो, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो। लेकिन जब टैक्स कलेक्शन की बात है तो आप समेत हर एक्सपर्ट ये कहता है कि टैक्स कलेक्शन भी तो करके दिखाएं, आपका काम है, जो सूबे कुछ भी नहीं कर रहे, और वो सारा मलबा फिर फेडरल के ऊपर गिरता है। ये बस हमारी स्ट्रक्चरल ऐसी कुछ इतने बड़े सुकम है कि इनको दूर करते करते हमें लगता है कम से कम डॉक्टर साहब मेरी और आपकी उम्र तो गुजर ही जानी है। तो खैर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अहम मसले पे बात की। हम मुसलसल इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो जिस चीज़ को एड्रेस किया जाना चाहिए वो इनएफिशिएंसी है और राइट पीपल फॉर द राइट जॉब है। इसके अलावा और क्या आसान फार्मूला हो सकता है कि फाइंड द एक्सपर्ट्स, उनको राइट जगह पे प्लेस करें, लेट देम वर्क, वो आपको डिलीवर करके दें। दुनिया भर में यही होता है और हमारे यहाँ जब तक ये इंटरफेरेंस है, चाहे वो किसी भी इदारे की है, ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी है, तो फिर रिजल्ट्स यही आएंगे। आई मीन बाय डूइंग द सेम थिंग आप एक्स्ट्रा रिजल्ट तो नहीं ले सकते। ऐसा ही, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बड़ी वजह, जब तक वो रहेगी तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। एक्सप्रेसो